जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मिस्टर कुमार आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा चल रही है दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स 2025 जो टेस्ट सीरीज है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं और टेस्ट नंबर 3 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 टेस्ट आपके जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे और 10 टेस्ट आपके सीसैट को टारगेट करके आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अब तक प्यारे बच्चे आपसे 2 टेस्ट चर्चा के बिंदु बना लिए गए हैं, जिसमें हमने पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 और हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2, यह जो तीसरे नंबर का टेस्ट है ये आपका इकोनॉमी से संबंधित है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपका इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके हमने 2 पार्ट आपसे कवर कर लिए हैं। कितने पार्ट महोदय? 2 पार्ट हमने आपसे कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 3 है और इसी क्लास में हम इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और हमारा उद्देश्य रहता है कि 3 पार्ट में आपसे पूरा टेस्ट कवर किया जाए। आप भी अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर सिविल सर्विस परिवार के सदस्य हैं तो आपका एक और दायित्व बनता है, आप भी इसको लाइक और शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि ऐसे ऐसे एक सिविल सर्विसेज यूपीएससी को लेकर के टारगेट करके एक नया यूट्यूब चैनल बना है, जो उन सभी बिगिनर एस्पिरेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर जो आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं है उनको एक ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा रहा है जो निःशुल्क है। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाइएगा और वहाँ से जा करके पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट नंबर 1 की भी और 2 की भी। इन सब के अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन उसको पूछना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे आप मुझसे इंस्टा पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम से यही थंबनेल लगी हुई है, यही डीपी आपको मिलेगी। आप मुझसे कोई क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं पर्सनली, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन था हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगला जो टेस्ट होगा, जो आपका मंडे के दिन टेस्ट होगा, उसमें मैं आपसे जो चर्चा करूंगा प्यारे बच्चे, वो ख़ास तौर पर जो होगी वो सीसैट ओरिएंट होगी। कई स्टूडेंट्स का लगातार कंटिन्यू कमेंट्स आ रहा है कि सर सीसैट का टेस्ट कब करवाएंगे। तो मैं आपको आश्वासन दिला दूं, मंडे मतलब कि आज आपकी 24 है, आपका 25 में सीसैट का पार्ट नंबर 1 आपको कवर करवा दिया जाएगा। लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, वो क्वेश्चन था 67 का। आपने इसका कमेंट्स में ज़रूर आंसर दिया होगा, मैं इसका देखूंगा। ठीक है, क्लास के बाद में आप सभी के मैं जितने हो सकता है कमेंट्स में पढ़ने का प्रयास करूंगा और जो भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, तीसरा है GDP अपस्फीति कारक मतलब कि GDP डिफ्लेटर। उपर्युक्त संकेतकों में से कितने मुद्रास्फीति को मापते हैं? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 और D उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। देखिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए वास्तव में अगर आप मेरी तरफ से इसका ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आप 2 को रखोगे, केवल 2। परंतु जब हम किसी भी राष्ट्र की इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उस स्थिति में हम इन तीनों को देखते हैं, चाहे वो CPI हो, चाहे वो WPI हो और चाहे वो आपका GDP डिफ्लेटर हो।
ठीक है, हम इन तीनों को आपसे चर्चा करते हैं। वास्तव में अगर आप देखोगे जो इन्फ्लेशन में खासतौर पर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि सीपीआई परिवारों को खरीदेगी वस्तु, देखो जो सीपीआई होता है बच्चे उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में। सीपीआई क्या है, इसमें आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल की जाती हैं सीपीआई के अंतर्गत, ठीक है। और 2000 इसका जो बेस ईयर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूपीआई में केवल आप देखोगे गुड्स को शामिल किया जाता है, किसको, केवल वस्तु को शामिल किया जाता है। यहाँ पर गुड्स एंड आप देखोगे सर्विसेज को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस किस स्टूडेंट्स का करेक्ट था जरा बताइएगा, हार्ड भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, हार्ड भेजिएगा, हार्ड नहीं हार्ट भेजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 68। ये कह रहे हैं मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो मनी सप्लाई है उसके बारे में देख रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर उपकरण दे के रखे हैं और यहाँ पर प्रकार हैं। जैसे एक में कह रहे हैं नैतिक या फिर प्रयत्न दबाव, बैंकों को अपनी ऋण देने की प्रथाओं को समायोजित करने के लिए प्रेरित करना। नंबर 2 मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, उसमें कह रहे हैं कि बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों के बदले उधार दी जाने वाली राशि को नियंत्रित करता है। नंबर 3 है रेपो दर, ब्याज दर में प्रत्यक्ष रूप से, ब्याज दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपसे क्या है बच्चे पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हैं इन्होंने, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, मतलब कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है अगर आप देखें तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। नैतिक जो आपका दबाव होता है या प्रयत्न होता है, इसमें बैंकों को अपने ऋण देने की प्रथाओं को समायोजित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इट्स क्लियर है नो। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। क्योंकि मुद्रास्फीति को टारगेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को क्या किया जाता है, डिक्रीज और इंक्रीज किया जाता रहता है। यहाँ पर आप देखोगे दूसरा भी सही है, जो मार्जिन संबंधी है उसमें बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों के बदले उधार दी जाने वाली राशि को नियंत्रित करता है। ये मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये दूसरा भी ठीक है, परंतु तीसरा स्टेटमेंट बच्चे आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है रेपो दर। अब देखो रेपो दर ब्याज दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेपो दर ब्याज दरों को प्रभावित तो करती है, लेकिन गुणात्मक उपकरण के स्थान पर यह मात्रात्मक है, क्योंकि आरबीआई द्वारा बैंकों को एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो ये गुणात्मक, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप देखोगे गुणात्मक उपकरण के स्थान पर मात्रात्मक है, ये ध्यान में रखना क्या है। और यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गुणात्मक उपकरण के बारे में पूछा है, क्वेश्चन में ही पूछा है ना गुणात्मक, ये मात्रात्मक है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब जब तीसरा गलत है तो मतलब कि सी नहीं है, पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन केवल 2 इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 69। मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको एसएलआर में वृद्धि से वाणिज्यिक ऋण के लिए उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है। दूसरा, बैंक दर को कम करने से बैंकों को व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण देने में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। लास्ट क्लास जो हुई थी मैंने आपको वहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद CRR, SLR, LAF कॉरिडोर,
इन सब पे मैंने आपसे थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँगा आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर आपसे पूछ लिया गया है। लास्ट क्लास में CRR पर क्वेश्चन पूछा था और इस वाले क्लासेस में आपसे SLR में क्वेश्चन पूछा है। आइए एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कह रहे हैं जो स्टैटिक लिक्विडिटी जो रेशियो होता है, ठीक है, जो वैधानिक तरलता अनुपात है, अगर वृद्धि करने से वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के लिए उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है। देखो SLR क्या है सर, SLR की बात कर लें, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट। आई होप आपको विजुअलिटी तो हो रही होगी। SLR होता क्या है, जरा इसको समझना। SLR वह धनराशि है जो बैंकों को, किसको, बैंकों को अपने पास एक निश्चित सुरक्षा अवधि के लिए रखनी होती है। CRR क्या होता है, वो RBI के पास रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। बट ये जो SLR होता है बैंकों को स्वयं अपने आप रखना होता है और इसको डिसाइड करता है RBI, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास अधिक मुद्राएं रख ले, 100 रुपये था, मान लीजिए बैंकों के पास में 100 रुपये था। अब बैंकों ने क्या कर लिया, इस 100 में से अपने पास में 30 रख लिया, ठीक है, तो बचा कितना, 70। अब 70 को मार्केट में पे करेंगे, इट्स क्लियर। बट अब मान लीजिए ये क्या कर लें, इस 30 की जगह अब उन्होंने क्या कर लिया, मान लीजिए 40 रख लिया, तो अब कितना करेंगे, तो अब 60 मार्केट में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे महोदय, तो क्या हो जाएगा, धनराशि उपलब्धता उसकी कम हो जाएगी। इट्स क्लियर या नो। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, मतलब कि राइट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बैंक दर को कम करने से बैंकों को व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण देने में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बात ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, आप देखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड रुकिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबिलिटी हो रही है। क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है आपका CPI और GDP अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब बच्चे क्या है कि यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है, अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए। पहला, CPI में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि GDP अपस्फीति कारक में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दूसरा है CPI में वस्तुओं का भार स्थिर रहता है, लेकिन उत्पादन स्तर के आधार पर GDP अपस्फीति कारक में भिन्नता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये कह रहे हैं कि CPI में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती है, क्योंकि इसके अंदर वस्तु एवं सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि जो GDP अपस्फीति कारक होता है उन्हें शामिल नहीं करता है। ये बात एकदम आपकी सत्य है। जैसे कि आप जानते हैं मुद्रास्फीति को मापता आयातित वस्तुओं में शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि GDP घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि किसी वस्तु को आयात करके अपने देश में बेचने से। GDP का मतलब यह है कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अंतिम मौद्रिक बाजारिक मूल्य ही क्या कहलाता है, GDP कहलाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी बच्चे ठीक है आपका, कि CPI में वस्तुओं का भार स्थिर रहता है, लेकिन उत्पादन स्तर के आधार पर GDP अपस्फीति कारक से भिन्न होता है। ये भी एकदम करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 71 नंबर। देखिए बच्चे 71 नंबर में आप क्वेश्चन क्या है, जरा इसको थोड़ा जान लीजिएगा। आइए देखिए क्या है ये जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे
ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे दो कथन दे के रखे। पहला, भारत एआई मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। ठीक है। कथन दूसरा है कि इस मिशन के तहत निजी कंपनियों को एआई अनुप्रयोगों के विकास में सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। बी, कथन एक और कथन दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, ये जो भारत एआई मिशन का उद्देश्य है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इस मिशन को स्टार्ट किया था, आप देखोगे, नीति आयोग ने। किसने स्टार्ट किया था? नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया था बच्चे। और इसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, इन सब के अलावा एआई संचालन को बढ़ावा देने के लिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एआई का महत्व देने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया। दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इस मिशन के तहत निजी कंपनियों को एआई अनुप्रयोगों के विकास सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करने से प्रतिबंधित किया गया। ऐसा नहीं है, उनको स्वतंत्र रखा गया है। उनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप चाहे तो ठीक है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, जब वो आपका गलत हो जाता है तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला सही है किंतु आप देखोगे दूसरा सही नहीं है, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। अब एआई का इस्तेमाल है तो आप देखोगे गर्भ से लगाकर कब्र तक आप कर सकते हैं, है कि नहीं? आप चाहें तो पेट से लगा के अल्ट्रासाउंड तक व्यक्ति की जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसका भी आप कार्बन डेटिंग करके आप पता कर लेते हैं कि सर ये बॉडी तब की है, XYZ है, ये है वो है। ठीक है, सारी चीज़ें किससे? एआई के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। स्पष्ट हुआ कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। देखिए क्या है, क्वेश्चन को जरा समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। 72 है कि भारत की क्वांटम कंप्यूटिंग पहल में निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार कीजिए। 2023 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था क्वांटम से। क्वांटम कंप्यूटिंग ये ऐसे काम करता है, 0 और 1 के मध्य, मतलब कि इतने माइक्रोसेकंड में एक बहुत बड़ी गणना कर देता है। ठीक है, चलिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग आपको ये वाला जो सेक्टर है बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग पहल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षित संचार। दूसरा, जलवायु मॉडलिंग। तीसरा, वित्त बाजार का पूर्वानुमान। चौथा है आनुवंशिक डेटा विश्लेषण। भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान में उपयुक्त में से कितनों को शासकीय रूप से प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 72 का राइट आंसर बताइएगा सर। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कौन कौन सी वस्तु शामिल किया गया है अनुप्रयोगों में? तो एक तो है, आप देखोगे क्रिप्टोग्राफी, आप संचार वाले क्षेत्र में, सुरक्षा संचार में आप इसका कर सकते हैं। पहला, जलवायु मॉडलिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। वित्त बाजार का पूर्व अनुमान करने में भी आप इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। परंतु आप देखोगे, हालांकि अभी इसमें पूर्णतः रूप से ये बात नहीं की गई है, परंतु आनुवांशिक डेटा विश्लेषण के लिए प्रबंधन की क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमता जेनेटिक्स व्यक्तिगत चिकित्सा में सफलताओं को गति प्रदान करती है, जो कि विशेष रूप से रोगों को उपचार से प्रसंग बनाती है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं सर, आनुवांशिक डेटा विश्लेषण में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा आंसर इसका, आप देखोगे डी राइट आंसर होगा। इन सब के अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी का रणनीतिकरण में महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि कोई, आप मान लीजिए कोई ऐसा प्लानिंग बना रहे हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं? डाटा को एकत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप डाटा ले सकते हैं और डाटा के बेस पर आप कुछ ऐसा नया इनोवेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन देखने से पहले जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आइए। देखिए बच्चे, वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। 67 का, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। नेक्स्ट 68, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताना है। ये लीजिए पढ़िएगा। ऑप्शंस ये, हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। 69,
पढ़िएगा, ये इसके ऑप्शन है। इन सब के अलावा 70 with reference to CPI and GDP deflator, consider the following statement। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। 71 consider the following statement, statement 1 and 2 and options, which one of the following is correct in respect of the above statement, A, B, C, D। okay। 72 consider the following application in India's quantum computing initiatives, how many of the above are actively, बताइएगा करेक्ट आंसर। चलिए जान लेते हैं 73 क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शंस की तरफ आएंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि इसरो द्वारा पुष्पक पुनः प्रयोजक प्रेक्षण यान मतलब कि RLV रिज्यूवल लॉन्चिड व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देख रहे हैं। पहला, RLV को छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका कई प्रक्षेपणों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, इसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाकर उपग्रह प्रक्षेपण की समग्र लागत को कम करना है। नंबर 3, इसका उपयोग मुख्य रूप से मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों के अंतर्ग्रह मिशनों के लिए किया जाएगा। नीचे देखे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 73 का राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, इसमें अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें तो तीसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। मान लीजिए आपको पहला नहीं पता, दूसरा नहीं पता, लेकिन तीसरा आपको पता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से मंगल ग्रह में तो नहीं लेके जाएगा। ठीक है, ये बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ की बात करेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो इसका जो मूलभूत उद्देश्य रखा गया है, RLV को वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, न कि अंतर्ग्रही अन्वेषण के लिए। ठीक है, तो इसमें तीसरा गलत है। अब तीसरा गलत है तो आप जहाँ जहाँ 3 कट कर दो, B नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो पुष्पक पुनः प्रयोजन यान है RLV को उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रयोजित वाहन विशेष रूप से निम्न भूकक्षा LEO में जाएगा। कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और ख़ास तौर पर यह वाहन इसरो के पेलोड प्रयोजनित क्षमताओं को बढ़ाने का रूप काम करेगा। घटकों में पुनः एक तरीके से इसका RLV के लक्ष्य प्रक्षेपण लागत 80% तक कम करना है, क्योंकि उपयोग इसका पुनः हो सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। वैश्विक संदर्भ में पुष्पक, एक इसका नाम क्या रखा गया, पुष्पक, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका नाम थोड़ा ध्यान में रखना है। पुष्पक नाम है भाई इसका, किसका, RLV का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 74, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, RLV और इन सब के अलावा आपको RLV SSLV भी पढ़ लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रहा है। PSLV तो मैं वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो करवा दूंगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 74, मल्टीपल डिपेंडेबली टारगेटेबली री एंट्री व्हीकल मतलब कि MIRV तकनीकी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A, एक ही रॉकेट से अनेक संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण। B, एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से कई परमाणु हथियार पहुंचाना। C, पुनः प्रयोजक रॉकेटों को प्लॉन्टिंग प्लेटफॉर्म पर उतरने की अनुमति देना। और D, डीप अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुचारणीय रॉकेट विकसित करना। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो ये जो आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है जो MIRV है,
ये खास तौर पर किसके लिए बनाई गई है? ये बैलिस्टिक मिसाइल के कई परमाणु हथियारों को पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल से। खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को कई परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बनाती है और इसमें प्रत्येक स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों का निशाना बनता है। यह क्षमता निवारक क्षमता और आक्रामक को लचीलेपन को बढ़ावा देने के रणनीतिक मिसाइल की प्रणाली के किसी भी भाग से बाधित होने पर भी जीवित रहने को सुनिश्चित करती है। तो ये एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल में काम करेगा, परमाणु हथियार को टारगेटेबल बनाने का और ज़्यादा उसमें, ठीक है, वृद्धि करने का प्रयास करेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत में एंड टू एंड क्वांटम संचार लिंक की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया क्यों महत्वपूर्ण है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम उपग्रह इमेजरी में सुधार। बी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित सरकारी संचार सक्षम करना। बी, पुनः प्रयोजन क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर विकसित करना। और डी, सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट की गति बढ़ाना। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट क्वेश्चन क्वांटम कंप्यूटिंग पर मैंने आपको बताया था कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, उसमें स्टेटमेंट दे के रखे थे, जिस स्टूडेंट्स ने वो वाला क्वेश्चन सही से समझा वो स्टूडेंट इसका राइट आंसर वो एस्पिरेंट्स दे देगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर। देखो ये एंड टू एंड क्वांटम संचार लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि किसी की एक ऐसी कॉपी बना देना, ठीक है, करके सुरक्षित सरकारी संचार को सक्षम बनाने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विशेष रूप से क्वांटम की कुंजी होती है, ठीक है, और उपयोग करके संवेदनशील डेटा हस्तांतरण के लिए अत्यधिक सुरक्षित करता है, मध्यम स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एनक्रिप्शन को सक्षम बनाती है जो सैद्धांतिक रूप से सुरक्षित है, जो रक्षा और सरकारी संचार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 76। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबमरीन केबल सिस्टम मतलब कि SMC निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला, देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्षम करना। बी, जल के अंदर भूगर्भिक गतिविधियों की निगरानी करना। सी, समुद्री धाराओं से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना। डी, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन आयोजित करना। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 76 का राइट आंसर क्या होगा? सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपने दिया होगा। देखो अब मान लीजिए केबल सिस्टम, क्योंकि सबमरीन केबल सिस्टम क्यों बिछाए जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट की गतिविधियों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाना है। भारत आप देखोगे कहाँ से कनेक्ट करता है? अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए सबमरीन केबल सिस्टम को रखा गया है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। चूंकि समुद्र तल पर बिछी सबमरीन केबल देशों के बीच उच्च गति की डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करती है और साथ ही यह वैश्विक इंटरनेट अवसंरचना की रीढ़ है जो 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का संचार करती है। कितना? जो आपकी सबमरीन है उसमें 95% डेटा आप देखोगे यहीं से क्या होता है? संचार होता है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाता है जो इंटरनेट आप इसको यूज करते हैं। स्पष्ट हुआ कि नहीं? कनेक्टिविटी हेतु सबमरीन केवल एक महत्वपूर्ण, देखो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होती चली जा रही है आज के ज़माने में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से डिजिटल बनते चले जाएंगे उस तरीके से इसकी और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 77। देखिए क्वेश्चन क्या है, परमाणु प्रौद्योगिकी में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों मतलब कि FVR को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल यूरेनियम 235 से ऊर्जा का उत्पादन। बी, वे जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं। सी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर कार्य करना। और डी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को पूरी तरह से समाप्त करना। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए परमाणु प्रौद्योगिकी में जो आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की बात की जा रही है, मतलब FVR की बात जो हो रही है, तो ये खासतौर पर जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए चर्चाओं पे रहते हैं।
क्योंकि इसमें प्लेटिनियम 239 जैसे विखंडनीय पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? प्लेटिनियम 239 जैसे विखंडनीय पदार्थ होते हैं बच्चे। जितना वे उपभोग करते हैं पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत, जो अपने ईंधन का केवल एक छोटा सा भाग उपभोग करते हैं। एफआरबी अत्यधिक दक्ष होते हैं क्योंकि वे यूरेनियम 238 जैसे समस्थानिकों को प्लेटिनियम 239 में परिवर्तित करते हैं, जो एक विखंडनीय पदार्थ है जो परमाणु प्रतिक्रिया को बनाए रख सकता है। तो इसको थोड़ा आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, मतलब कि कथन 1 कथन 2 वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कथन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस। 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पहला क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि यह प्रणाली वाहनों को बिना रोके टोल एकत्रित करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कि जीपीएस और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीकों का उपयोग करती है। कथन 2 है, यह प्रणाली प्रमुख राजमार्गों पर यातायात की भीड़ और ईंधन की खपत को कम करने हेतु निर्मित की गई है। अब यहाँ पर पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और कथन 2 दोनों सही हैं तथा 2 कथन एक की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है। डी कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। 78 का राइट आंसर क्या होगा? आप देखोगे प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि दोनों बातें ही यहाँ पर सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि मान लीजिए टोल प्लाजा आपने देखा होगा, जो ये सिस्टम है, ठीक है, वाहनों को टोल फ्री एकत्रित करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। कौन करता है? फास्टैग। अगर आप देखोगे फास्टैग का नाम सुना है ना, तो जो फास्टैग है वो इसी तरीके से काम करता है, गाड़ी रुकती भी नहीं है और चली जाती है, कट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें, एक इसका मैंने उदाहरण आपको दिया है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कभी आप टोल प्लाजा पे जाएंगे तो आप गाड़ी पैसे आप नहीं देते हैं, वो जाता है बस कट देसी लग जाता है और एकदम स्कैन हो जाता है अपने आप कैमरे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन देखने से पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वीडियो को पॉज करेंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चे। 73 का वीडियो को पॉज करें, ये ऑप्शंस हैं। चलिए 74 राइट आंसर दीजिएगा। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MRV के बारे में। 75 वाई इज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक इन इंडिया सिग्निफिकेंट। 76 का राइट आंसर दीजिएगा, द सबमरीन केबल सिस्टम। 77 वाई आर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछा गया। 78 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। चलिए आइए जान लेते हैं 79। अब इसमें भी क्या है, आपसे कथन कारण वाला है, तो पहले हम क्वेश्चन को जानेंगे, फिर उसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, देखिए कथन है आपका पहला और कथन दूसरा। कथन पहला है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों का एक एकल समुच्चय स्थापित करना है। कथन 2 है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन अनिवार्य किया गया है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन दूसरा कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन 1 सही है, कथन दूसरा सही नहीं है। डी कथन 1 सही नहीं है परंतु कथन दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है और यहाँ पर भी देखो पहला वाला स्टेटमेंट को समझते हैं। सही है बात कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों को एकल समुच्चय में स्थापित करना है। मतलब कि 1 नेशन 1 रूल की बात की गई है, 1 लॉ की बात की गई है। 1 नेशन और 1 लॉ की बात हो रही है।
यही तो बात कर रहे हैं ना हम कि एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, सब इसके प्रति समान होने चाहिए। हालांकि कुछ विशेषता होने चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों महिलाओं को होने चाहिए, परंतु हर एक जाति धर्म के व्यक्तियों को एक से कानून होने चाहिए। बात एकदम ठीक है। दूसरा भी इसमें ठीक है, लेकिन इसका मैच नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो है आपके, डीपीएसपी ये संविधान के पार्ट नंबर 4 में, और आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 36 से 51 तक इनके बारे में ही चर्चा की गई है। और इसी में डीपीएसपी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल है 44, जो कि आपको कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन अनिवार्य किया गया। देखो अनिवार्य नहीं है, इसमें यह है कि कोशिश करेगा ऐसे फ्यूचर जो स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट को गाइड करते हैं, और ये कहता है कि जो स्टेट है वो समय रहते हुए इस पर एक्शन लेगा और इस पर काम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है, बहुत बड़ी बहस है, इसमें कई ऐसे केस हैं, ठीक है, जो आपसे चर्चा के बिंदु रहते हैं, कई बहुत सारी बहस है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन जो है कारण जो दूसरा है वो स्टेटमेंट आप देखोगे एक की सही व्याख्या तो नहीं करता है। तो इसमें 20 का क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन पूछा गया एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे तो रिकमेंडेशन भी आ गई, जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ठीक है, उसने रिकमेंडेशन भी दी है। अब यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट है। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ। दूसरा, एक सामान्य मतदाता सूची का क्रियान्वयन। तीसरा, स्थानीय निकाय चुनावों का राष्ट्रीय चुनावों के साथ समन्वय। उपर्युक्त में से कितने वन नेशन वन इलेक्शन पहल के मुख्य घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। अब पूछा है कितने पहल के मुख्य घटक हैं। ठीक है, आई होप आप अगर थोड़ी भी समझ रखते हैं तो इसका आंसर आप यूं ही दे सकते हैं, इशारों में। देखो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये बहुत पहले भी बातें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, और अभी प्रेजेंट टाइम में पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये लेकर के आएंगे और इसको लागू करेंगे, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, बट कोई नहीं जानता है क्या होगा। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करने का प्रयास किया जाएगा, ये बात एकदम सही है। और दूसरा भी ठीक है कि एक सामान्य मतदाता सूची का क्रियान्वयन किया जाए, मतलब कि राज्यों के अंदर और कि लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में, लोकसभा के और राज्य की जो विधानसभा है उसके चुनावों में एक ही मतदाता सूची बने और वहीं से जाए व्यक्ति अपना वोट दे ले। लेकिन स्थानीय निकाय, मतलब कि स्थानीय निकायों में यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपालिटी, किसके बारे में? 1 सेकेंड, पंचायत और म्युनिसिपालिटी, ये आप देखोगे इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, और यहाँ पर आप देखोगे पहला और दूसरा सही है, मतलब कि बी इसमें केवल 2 स्टेटमेंट आप देखोगे, कथन पूछा है ना कितने सही है, तो केवल 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे 81 में कह रहे हैं चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता एमसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 आपको स्टेटमेंट दे के रखें। पहला, एमसीसी को वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है। दूसरा, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाएं और रैलियां प्रतिबंधित हो जाती हैं। तीसरा, आदर्श आचार संहिता चुनावों के लिए सरकारी मिशनरी के उपभोग या उपयोग को प्रतिबंधित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। मैं पानी पी लेता हूं, आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, ये आदर्श आचार संहिता के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि एक वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है।
इसके पास वैधानिक समर्थन नहीं होता है। हालांकि इसको जनप्रतिनिधि अधिनियम जो मौजूदा के तहत रखा गया है, ठीक है, 1951-52 का जो है, तो उसमें इस चीज़ को रखा गया है, बट ये इसमें नहीं है, ठीक है। इसको वैधानिक जो है मान्यता समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला गलत है। पहला गलत है, जहाँ जहाँ एक है वो इसका आंसर नहीं होगा। ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, क्योंकि ये आंसर ए सी डी नहीं होगा, यहाँ पर एक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा एकदम ठीक है, 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तीसरा भी ठीक है, आदर्श आचार संहिता चुनावों के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग को प्रतिबंधित करती है बच्चे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके व्यवहार में आते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, आदर्श आचार संहिता आप सुनते ही हैं, इलेक्शन आपके सामने होते रहते हैं, कभी गाएगा कभी गाएगा, तो आपने ये तो देखा ही होगा। देखिए 82 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2090 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक दे के रखे, कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इसके दायरे के बाहर रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए आप देखोगे ये जो स्टार्ट किया गया था, ये 2019 में स्टार्ट किया गया था और बड़ा विद्रोह इसका हुआ था लगभग नवंबर दिसंबर अक्टूबर दिसंबर के बाद में, नवंबर दिसंबर में। प्यारे बच्चे था क्या, ये लाया गया तो यहाँ पर जो एक तरीके से अल्पसंख्यक थे, यहाँ पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और उसमें लगभग 6 ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। कितने थे, 6 थे। इसमें कौन कौन से थे, जैसे आप देखोगे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सब थे। लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसमें सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, परंतु मुस्लिम क्यों नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इनमें सब मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम तो अल्पसंख्यक होंगे नहीं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। अब देखो जो 6ठी अनुसूची है बच्चे, वो किससे संबंधित है, जरा बताओ। आप देखोगे ATM, एक मैंने ट्रिक बनाई थी आपको, ATM2 है कि नहीं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और कौन सा है, एक और स्टेट है बताइएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिएगा। ATM ये किससे है, 6ठी अनुसूची से संबंधित है, जो 6 शेड्यूल है संविधान की, उससे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, और ये प्रावधान इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्राइबल जोन एरिया है और बड़े सेंसिटिव जोन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होता है, इसको क्या है, इसके दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 83 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को जानिएगा जरा बच्चे। 83 नंबर क्वेश्चन है, आइए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाइड्रोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए, कार्बन कैप्चर के बिना जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन। बी, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन। सी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन। और डी, अवायवीय पाचन के माध्यम से बायोमास से हाइड्रोजन का निष्कर्षण। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का सर्वोत्तम वर्णन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है बच्चे, बताइएगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा से उपयोग करके आप देखोगे ऑक्सीजन को विघटित करके उत्पन्न किया जाता है, जहाँ पर जो शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बच्चे, कि आप देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन को ही ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में सामने आता है। भारत में हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट किया गया और हरित हाइड्रोजन उत्पादन वैश्विक केंद्र बना है। वर्ष 2070 तक भारत को एक टारगेट है ना,
नेट जीरो मिशन 2070 कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन सब को लेकर के ध्यान में रख करके भारत विभिन्न प्रकार की ऐसी पॉलिसी और ऐसे टारगेट बनाता रहेगा जिससे कि हम इसको अचीव कर सकें, ठीक है, एक मंच पे खड़े हो सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 84। देखिए क्या है, पहले हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑप्शंस बाद में। मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट्स मतलब कि MAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैग्रोव अलायंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट्स का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मैग्रोव को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना है। तीसरा है यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा आरंभ की गई है या फिर प्रारंभ की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए इसको हम जान लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बच्चे आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैग्रोव अलायंस की बात हो रही है। मैग्रोव जो अलायंस स्टार्ट किया गया था, ये कोप की एक बैठक हुई थी, कोप 27, और ये कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में, जो कि आप देखोगे शर्म अल शेख में, ठीक है। तो वहाँ पर कई देशों ने मिलकर के, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने मैग्रोव अलायंस बनाया था। तो तीसरा तो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं UNDP के द्वारा, नहीं महोदय, UNDP के द्वारा इसमें नहीं बनाया गया था। इसमें खास तौर पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। संयुक्त राज्य अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, ये देश इसके अंदर शामिल थे। तो ये संस्थापक देशों में से ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। वहीं दूसरा भी आप देखोगे इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, क्योंकि अलायंस मैग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है और कार्बन पृथक्करण, तटीय संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में 3 हॉटस्पॉट है, तो उसका एक बड़ा रीजन है, और भारत को अपनी डाइवर्सिटी को भी आगे बढ़ाना है। भारत आजकल इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत है। अब देखो जैसे आपको तीसरे का पता चला, तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अब मान लो जो 1 को आपको पता चला कि 1 सही है, तीसरा गलत है, फिर भी आंसर आप यही लगाएंगे, दूसरा ना भी पता हो तब भी, ठीक है। चलिए ये एक एलिमेंट मेथड है बच्चे। अपने दिमाग को थोड़ा सा बस खोल के बैठिएगा, पेपर में बुद्धि को खोल के बैठिएगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर 79 है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करें, बताएं ऑप्शन ये हैं इसके। 80 क्वेश्चन बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्वेश्चन पूछा। 81, 81 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए इन सब के अलावा 82, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में ऑप्शंस लगाइएगा। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रीन हाइड्रोजन। 84 पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में ऑप्शंस ये लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्या है, क्वेश्चन है आपका 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाले समुद्र तटों को दी गई मान्यता। बी, कुछ पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले समुद्र तटों को प्रदान की जाने वाली इको प्रमाण। सी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नामित समुद्र तटों के लिए प्रमाणन। और डी, संरक्षित समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों के लिए यूनेस्को की मान्यता। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अब तक मुझे लगता है भारत में आई थिंक लगभग बताइएगा 12 हैं या फिर 14 ऐसे तट हो चुके हैं जिन्होंने ब्लू फ्लैग, ठीक है, प्राप्त कर लिया है। ऐसे कई तट हैं भारत के, उड़ीसा के हैं 2-3 तो, ठीक है, अभी नए भी और बने हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए
देखो बच्चों, है क्या ये? ब्लू जो फ्लैग प्रमाणन है, ये खासतौर पर पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले समुद्र तटों को प्रदान किए जाने वाला एक इको प्रमाणन है। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कितनी सुरक्षितता है, और ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब कि FEE के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल के साथ मिलकर के चयनित समुद्र तटों के प्रमाणन की देखरेख करता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता वाले समुद्र तट वातावरण का आश्वासन देता है, जो सुरक्षित और स्थायी रूप से प्रबंधित होती है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी भारत की बढ़ती प्रतिबद्धताओं को दर्शाने का प्रयास करता है। तो 20 का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट, ऑप्शंस के फिर आएंगे। 86 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आउट है बच्चे। दिल्ली में पोल्यूशन 1000 को पार कर गया है, ध्यान रखना, 1000 को पार करता है। ये भी क्वेश्चन उठने लगा है कि अब दिल्ली दिल्ली नहीं रही है, ये वो कैपिटल नहीं रही है, इसमें से भारत की कैपिटल ट्रांसफ़र करनी चाहिए, अलग भारत की कैपिटल होनी चाहिए, दिल्ली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक तरीके से जो पोल्यूशन है, जो यहाँ पर एक स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना है। नंबर 2, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल है। नंबर 3, इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रयास की कार्यवाही शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 86 का। बच्चे है क्या? देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला भी इसमें सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। क्यों ये सही है, आइए इस पर भी हम आपसे दृष्टिपात कर लेते हैं। देखिए, इसका लक्ष्य 2024 तक, ये बात ठीक है कि NCAP का जो एक लक्ष्य रखा गया था टारगेट, वो पार्टिकुलेट मैटर 2024 तक, आप देखोगे 2024 तक 20 से 30% तक कमी लाना था, लेकिन नहीं हुआ। 2024 समाप्त की ओर है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, गया है 2024 से इसको 2026 कर दिया है। अब वर्ष क्या बदल दिया? चेंज बदल दिया। देखिए, आप वर्ष चेंज करने से देश की जो आर्थिक स्थिति, पार्टिकुलेट मैटर कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बढ़ेगा। अब 2025 में बढ़ेगा, 26 में भी बढ़ेगा, और दिल्ली जैसा शहर इसके लिए आपको क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है, आपको ये जागरूक कर रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप डेट चेंज करने से नहीं कर सकते। ठीक है, आप काम करें। दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच में सहयोगात्मक प्रयास शामिल है। इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की कार्यवाही शामिल है। परंतु ये शामिल है, ये योजनाएं तो बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, परंतु ये आप देखोगे ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, तीनों बातें इसमें क्या है बच्चे, आपकी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की